आप सबको जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो की शिक्षा योजना। आदर्शवादी विचारक प्लेटो के बारे में पूर्व में हमने अध्ययन कर लिया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो पे किसका प्रभाव पड़ा है, प्लेटो के जीवन परिचय कैसा था, प्लेटो के दार्शनिक विचार क्या थे, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इन सबको पढ़ रहे होंगे। आज का है हमारे प्लेटो की शिक्षा योजना। जो भी हमने पढ़ा है, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो के दार्शनिक विचार, जो प्लेटो एक अमूर्त विचारक है, कल्पना लोक के विचारक है, तो वो एक आदर्श राज्य, एक न्यायशील समाज की स्थापना करना चाहता है। परंतु उस न्यायशील समाज की स्थापना, उसका जो मूल आदर्श है, आदर्श राज्य, उसकी स्थापना की मूल कड़ी शिक्षा है। उसके माध्यम से ही लोगों के सद्गुणों का परिष्कार किया जाएगा, लोगों के सद्गुणों को उभारा जाएगा, तब जाके एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। तो आइए देखें प्लेटो ने शिक्षा की योजना किस प्रकार से बनाई, उसकी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था, उसकी शिक्षा योजना में है क्या, तो और उसकी शिक्षा योजना के कितने चरण हैं। इन सब बातों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप देखते जाएं। वैसे देखिए, प्लेटो के चिंतन का जो मूल आधार है, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा राज्य तथा एक अच्छे व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब है। तो इसी संदर्भ में प्लेटो ने अपनी शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब इसका विस्तार से उल्लेख करते हैं, देखते हैं प्लेटो ने क्या कहा है। देखिए, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी बातों का प्रबंध नहीं है कि सरकार कैसी होनी चाहिए या आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, बल्कि रूसो उसके बारे में कहता है कि ये वास्तव में तो ये शिक्षा शास्त्र के ऊपर लिखा गया सबसे बेहतर प्रबंध है। रूसो ने ऐसा कहा है। उसके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, उसका सार था, और हमने अपनी सबसे पहले वीडियो में बताया गया, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना। क्योंकि प्राचीन यूनानी समाज विकृत हो चुका था, उसमें बुराइयां घर कर चुकी थीं, शासक भ्रष्टाचारी थे। सुकरात जैसे महान व्यक्ति को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, नहीं विष का प्याला दे दिया, इतने दुराचार थे। तो प्लेटो के मन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही आया था कि यूनान के कैसे सुधार किया जाए, यूनानी समाज में सुधार कैसे किया जाता है। तो उसके फिर रिपब्लिक का उद्देश्य ये था कि न्याय का पता लगाना और उसके बाद एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थी। और जैसे क्लाउस्टिट हमें बताता है कि शिक्षा नैतिक सुधारों के लिए साधन थी, और बार्कर कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि से ठीक करने का प्रयास है। हाँ, एक बार और देख लेते हैं प्लेटो का उद्देश्य क्या था। प्लेटो का उद्देश्य था एक सद्गुणी व्यक्ति, जैसे उसके दर्शन का इशार था, एक सद्गुणी व्यक्ति, एक न्यायशील समाज। तो इसकी शिक्षा, इसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो इसकी शिक्षा, इसकी प्राप्ति के लिए उसने शिक्षा की नीति दी, शिक्षा प्रणाली बताई। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको क्या कहा गया है। प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी बातों का प्रबंध नहीं है, जैसा रूसो कहता है, ये शिक्षा शास्त्र का प्रबंध है। उसके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना था। और रिपब्लिक का उद्देश्य था न्याय का पता लगाना और उसके बाद एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना, और उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। तो क्लाउस्टिट हमें बताता है कि शिक्षा नैतिक सुधारों के लिए साधन थी, और बार्कर कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि से ठीक करने का प्रयास है। अब प्लेटो अपने शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चलता है, जैसा आत्मा स्वप्रेरित और क्रियाशील होने के फलस्वरूप
शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती है, उसमें अविकसित अच्छाइयों को दिखाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति में या मानव मात्र में अंतर्निहित अच्छाइयाँ होती हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको प्रकट किया जाता है। और एक बार जब सद्गुणों के संस्कार मन में अंकित हो जाते हैं, तो जैसा कि वो अंतर्निहित होते हैं, तो वो स्वप्रेरित और क्रियाशील होने के कारण अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करने का मतलब, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जब उसका मैनिफेस्ट होता है तो बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है, बहुत विकसित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ प्लेटो का आशय है कि उसके अंदर वो स्वयं प्रेरणा होती है। मतलब कहने का मतलब, प्लेटो ने सद्गुण की बात की। सद्गुण अपने आप में एक अच्छाई होती है, वो हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उसको ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उसको प्रकट किया जाता है। प्रकट करने के बाद फिर वो अपना विकास स्वयं करती है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रेरित है और क्रियाशील है। वो इसकी तुलना एक बरगद के वृक्ष से की जा सकती है, जैसे एक छोटा सा बीज अपने आप को मैनिफेस्ट करके इतना विशाल हो जाता है। इसलिए जिसमें अच्छाई करने की भावना होती है, वो निश्चित रूप से महान बनता है, अच्छा बनता है, अच्छाई करता है। दूसरा, शिक्षा अध्ययनरत नवयुवक के चरित्र को तराशती है। अंधे को आंख तो नहीं देती, लेकिन आंख वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। ये आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है और मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। ये पहले कथन का ही पूरक कथन है कि एकदम अंधे को आंख देने का काम नहीं है, लेकिन कल्पना शक्ति अवश्य देती है, आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है और मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। जब आत्मा में एक बार प्रकाश का संस्कार हो जाता है, तो हर कोई प्रकाश चाहता है और उस प्रकाश का वो मैनिफेस्टेशन करता है, बढ़ाता है, अपनी ज़िंदगी में प्रकाश की ओर जाता है। यही बात तो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि अस्तु माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे और मृत्युर्मा अमृतगमे। यही शिक्षा का काम है प्लेटो के अनुसार। तीसरा है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर का एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया, और 3 चरणों में विभाजित किया, तो उसी हिसाब से वो कहना चाहता है कि प्रत्येक चरण का पूर्व निर्धारित कार्य होता है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य की अपनी शक्तियों को दिशा देने में सहायता करती है। चौथा है, शिक्षा व्यक्ति की उसको उसके जीविकोपार्जन में तथा अच्छा व्यक्ति बनाने में सहायता करती है, नो डाउट। आइए, प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का निर्माण एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुणों को स्वीकार करके किया तथा दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। प्लेटो के काल में 2 प्रसिद्ध राज्य हुआ करते थे, एथेंस और स्पार्टा। दोनों आपस में युद्धरत भी थी। तो प्लेटो ने उन दोनों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया और फिर उन दोनों के सतत्व को लिया, सार को लिया, गुणों को लिया और दोषों को दूर किया। जैसा कि स्पार्टा अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल सैनिक शिक्षा पर बल देता था, शारीरिक शिक्षा पर बल देता था, बाकी शिक्षाओं का उससे कोई सरोकार नहीं था। जबकि एथेंस में मानसिक इस पर ज़्यादा बल दिया जाता था कि मानसिक विकास कैसे हो, साहित्य, संगीत, व्यायाम, इन चीज़ों पर एथेंस में बल दिया था। लेकिन प्लेटो ने इन दोनों के दोषों को दूर करके मध्यम मार्ग अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था दी। तो आइए देखते हैं एथेंस की शिक्षा पर हम पहले चर्चा करेंगे कि एथेंस में क्या था, प्लेटो ने क्या लिया। देखो, एथेंस की शिक्षा प्रणाली में साहित्य, व्यायाम और संगीत पर बल दिया जाता था। एथेंस में व्यक्ति 20 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करता था। प्लेटो के अनुसार
एथेंस में व्यक्तियों के मानसिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया, परंतु एथेंस में शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का निजी दायित्व था, क्योंकि शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाती थी। प्लेटो के अनुसार एथेंस में अज्ञानी व अयोग्य व्यक्तियों का शासन था। प्लेटो के काल में वहाँ पर जो शासन था, लोकतंत्र था। सुकरात को फिर वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया गया और तमाम तरह के शासन में दुराचार भ्रष्टाचार थे। प्लेटो उनसे दुखी था। तो फिर एथेंस में प्लेटो ने क्या दिया था, केवल वहाँ पर मानसिक विकास पर बल था वहाँ की शिक्षा में, और शिक्षा राज्य के द्वारा किया गया प्रबंध नहीं होकर व्यक्ति का निजी प्रबंध था। यानी शिक्षा के लिए राज्य के द्वारा पाठशालाएं नहीं थी, शिक्षा घर पे ही हुआ करती थी, व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र था ये था, 20 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करता था। आइए देखते हैं स्पार्टा में क्या था। प्लेटो के विचारों पर स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का भी प्रभाव पड़ा, जहाँ शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाती थी। स्पार्टा में शिक्षा राज्य का प्रबंध था, राज्य के द्वारा दी जाती थी, जबकि एथेंस में शिक्षा व्यक्ति के निजी कार्य था। और 7 वर्ष की आयु से ही बच्चों को राज्य के अधिकारियों को सौंप दिया जाता था तथा शिक्षा का मूल उद्देश्य युवक युवतियों को कठोर शारीरिक प्रशिक्षण देकर वीर योद्धा बनाना था, जिससे स्पार्टा की रक्षा कर सके। केवल एक ही उद्देश्य था। प्लेटो ने स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में अनेक विसंगतियां देखी, जिसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम संकुचित था, एकांगी था। शारीरिक व सैनिक शिक्षा पर ही बल दिया गया, जबकि साहित्यिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, बौद्धिक प्रशिक्षण की पूर्णतः अवहेलना की गई। तो ये था स्पार्टा में कि स्पार्टा में केवल शारीरिक शिक्षा पर बल था और उनका उद्देश्य था स्पार्टा की रक्षा करना, और न मानसिक विकास पर बल था, और अत्यंत नियंत्रित वातावरण में राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं थे। तो फिर प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने इन दोनों राज्यों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को सम्मिलित करके अपना शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसकी शिक्षा प्रणाली का तत्व तो एथेंस है, तत्व तो उसका एथेंस है, और उसकी भावना स्पार्टा की है। यानी उसने दोनों का समन्वय किया। मजबूत राज्य के लिए स्पार्टा की सैनिक शिक्षा भी चाहिए और व्यक्ति का मानसिक विकास हो, व्यक्ति एक अच्छा सद्गुणी बने, इसके लिए एथेंस की भी शिक्षा चाहिए। तो उसने निम्न बिंदुओं पर बल दिया। शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छे नागरिक का निर्माण होना चाहिए, जो प्लेटो का सर्वप्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजाओं का निर्माण, सर्वोत्तम राज्य का सृजन होगा। जब शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक राजाओं का निर्माण होगा और वो ही एक सर्वोत्तम राज्य दे सकते हैं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों पर बल दिया, और प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक रूप में शिक्षा को 3 चरणों का निर्माण किया। तो इसमें क्या है कि प्लेटो ने दोनों के तत्वों को मिलाया। तो दोनों के तत्वों को मिलाने के बाद उसने कहा कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, और शिक्षा का उद्देश्य केवल एक कठोर और मजबूत नागरिक के अलावा एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी होना चाहिए। यानी उसमें मानसिक गुण भी होनी चाहिए और शारीरिक गुण भी होनी चाहिए, और दार्शनिक राजाओं का निर्माण भी शिक्षा से ही किया जा सकता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों पर बल दिया। अब देखते हैं प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को इन दोनों में बल देते हुए कैसे वर्णन किया। उन्होंने 3 चरणों का निर्माण किया। प्रारंभिक शिक्षा के 3 चरणों का निर्माण किया। पहला है प्रथम चरण की शिक्षा। प्रथम चरण की शिक्षा में 10 से 20 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, कहीं कहीं 6 से 20 वर्ष भी लिखा गया है। तो इस चरण में व्यायाम और संगीत शिक्षा की व्यवस्था थी। प्लेटो ने व्यायाम का अर्थ बड़े व्यापक रूप में लिया है। इनके अनुसार व्यायाम से शरीर स्वस्थ रखने के लिए आहार शास्त्र व चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाएगा। इनके अनुसार शरीर इतना स्वस्थ हो कि बीमार ना हो सके। इनके आदर्श राज्य में चिकित्सकों का कोई स्थान है ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीमारी और आलस विलासिता का परिणाम है। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नैतिक दृष्टि से चरित्र का निर्माण करना भी है।
प्लेटो ने संगीत की शिक्षा को भी व्यापक रूप में वर्णित किया है। इनके अनुसार संगीत आत्मा में समरसता एवं सामंजस्य पैदा करता है। संगीत की शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति का मन सुशिक्षित होगा, वह सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करेगा, वह उससे आनंदित होगा। आत्मा के गुणों के सामंजस्य से समाज में संघर्ष समाप्त होंगे, जिससे वकील और न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण, और क्या है व्यायाम के लिए क्या बोला कि बीमारी की तो उसके पास जगह ही नहीं थी उसके राज्य में, या उसकी शिक्षा प्रणाली में बीमार होने की तो जगह ही नहीं थी, चिकित्सकों का स्थान ही नहीं था, क्योंकि बीमारी को वो आलस मानता था, आलस का परिणाम मानता था। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली है। तो व्यायाम और संगीत, व्यायाम का कितना महत्व है और संगीत का कितना महत्व है, दोनों का विशेष महत्व प्लेटो ने बताया है यहाँ पर। व्यायाम का महत्व शरीर, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, हमारे यहाँ भी बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और वैसा ही प्लेटो ने भी बताया कि पहला सुख निरोगी काया। और ये निरोगी काया अपना काम है, चिकित्सक का काम नहीं है। तो आदमी को आलस त्यागना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण है व्यायाम करना चाहिए। और संगीत वाकई में आत्मा में समरसता घोलता है संगीत, ऐसा प्लेटो ने कहा। द्वितीय चरण की शिक्षा। शिक्षा प्रणाली के द्वितीय चरण में प्लेटो ने गणित, ज्यामिति, ज्योतिष के अध्ययन पर बल दिया तथा द्वितीय चरण की यह प्रणाली 20 से 30 वर्षों की आयु के लिए निर्धारित की गई थी। पहली थी 10 से 20, ये थी 20 से 30, और इसमें गणित, ज्यामिति और ज्योतिष के अध्ययन पर बल दिया गया। एक शिक्षा प्रणाली में प्लेटो ने गणित को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि गणित में ज्योमिति जैसी शिक्षा में अमूर्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान विश्व की स्थूल या प्रतीत होने वाली वस्तुओं में नहीं है। अब तो वास्तविक ज्ञान अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से परे है। गणित विषय का यूनानी युग में अत्यधिक व्यवहारिक महत्व था, क्योंकि गणित के नियमों से युद्ध में सेनाओं को संगठित तथा सेनाओं की व्यूह रचना का निर्माण होता था। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्लेटो ने द्वितीय चरण की शिक्षा में गणित का, ज्योतिष का महत्व दिया, और ये 20 से 30 वर्ष की निर्धारित की गई थी। गणित के महत्व देने का कारण था कि प्लेटो अमूर्त था अपने मन से, प्लेटो एक अमूर्त विचारक था। और गणित से क्या होगा, जैसे प्लेटो के अनुसार जो ज्ञान है, ज्ञान स्थूल या प्रतीत होने वाली वस्तु है ही नहीं। ज्ञान वो है जो आइडिया है, मन के विचार हैं, वो ज्ञान है, वो असली ज्ञान है, वो शाश्वत ज्ञान है। और उसमें गणित का बहुत सहयोग होता है, क्योंकि गणित के माध्यम से तर्क शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति के दिमाग का विकास होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, विचार बढ़ती है, जो उसके जिसको वो ज्ञान कहता है वो विचार है। तो गणित, और दूसरा महत्व ये था, व्यवहारिक महत्व ये था कि युद्ध में भी गणित का ज्ञान काम आता था, जैसे सेनाओं को संगठित करने में, सेनाओं की व्यूह रचना के निर्माण में। तो ये था द्वितीय चरण की शिक्षा। तृतीय चरण की शिक्षा। द्वितीय चरण की शिक्षा के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जो इस प्रतियोगिता में पास होगा उसे तृतीय चरण के लिए चुना जाएगा। प्लेटो के अनुसार इस शिक्षा का तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन होगा। दर्शन शास्त्र विश्व के विचारों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी माध्यम से व्यक्ति को पूर्ण व सत्य व वास्तविक सत्यता का ज्ञान होता है। 35 वर्ष की शिक्षा के पश्चात प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं को 15 वर्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया। ये अत्यधिक ध्यान देने की बात है कि दार्शनिक राजा का अपना निजी परिवार व अपना व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होगी। तो तृतीय चरण की जो शिक्षा थी वो उनके लिए थी जो द्वितीय चरण में पास हो जाएंगे, वो तृतीय चरण की शिक्षा ग्रहण करेंगे।
और ये 30 से 35 वर्ष की आयु में चलेगी, जिसमें था दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा। और दर्शन शास्त्र का ज्ञान है विश्व के विचारों का ज्ञान, विश्व कैसा होना चाहिए, उसके मूल में क्या है, ये सब चीज़ें दर्शन शास्त्र की बात है। तो ये था। तो आप देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। बार्गर ने प्लेटो की शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया समझता है, जिसके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक चेतना पैदा कर उसके कर्तव्य परायण बनाया जाता है, और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है। तो बार्कर का कहना है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये सोशल प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक चेतना का जागरण किया जाता है, जिससे वे कर्तव्य परायण बनता है। जब व्यक्ति कर्तव्य परायण बनता है तो समाज भी न्यायशील बन जाता है। प्लेटो ने शिक्षा को केवल समाज सेवा का साधन ही नहीं माना, बल्कि प्लेटो के अनुसार ये सत्य के अनुसंधान का साधन है। ये मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों को खोलकर सत्य का दर्शन करवाता है। अगला है, प्लेटो ने यह माना कि व्यक्ति परिवेश के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, इसलिए अच्छी शिक्षा प्रणाली मनुष्य को अच्छे परिवेश में विकसित होने का अवसर देती है। जैसे प्लेटो का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जैसे अकेले में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे प्लेटो का मूल वाक्य था कि सद्गुण ही ज्ञान है। जब ज्ञान की बात आती है या सद्गुण की बात आती है तो सद्गुण की स्थापना कैसे होगी, समाज में सद्गुणों की प्रतिष्ठा कैसे होगी, न्यायशील समाज कैसे बनेगा। तो इसमें प्लेटो कहता है कि इसके लिए एक अच्छा परिवेश होना चाहिए। जब परिवेश होगा यानी अच्छी संगति होनी चाहिए। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। तो यही बात प्लेटो ने कही कि एक अच्छा परिवेश विकसित होगा तो मनुष्य को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति में अंतर्निहित शक्ति के विकास का प्रयास किया है। जो व्यक्ति में जो अंतर्निहित गुण हैं, जैसे एक बरगद के वृक्ष में या बरगद के बीज में अंतर्निहित गुण है एक विशाल वट वृक्ष बनने का, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा में ये गुण निहित है कि वो मानव से महामानव बन जाए। तो इसके लिए आवश्यक है शिक्षा, उचित शिक्षा। आगे कहता है कि प्लेटो सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो राज्य द्वारा मुफ्त दी जाएगी और पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी। और प्लेटो स्त्री और पुरुष सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपने वर्णन में किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया है। आइए देखते हैं, प्लेटो की आलोचना भी की जाती है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या आलोचना है। तो आइए देखते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि शिक्षा केवल संरक्षक और शासकों के लिए निर्मित है। अन्य वर्गों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कहने का भाव यह है कि चूँकि प्लेटो ने किसी के लिए भी शिक्षा से तो वंचित नहीं किया गया है, परंतु शिक्षा के जो चरण निर्धारित किए हैं उनसे ये प्रतीत होता है कि ये शिक्षा वास्तव में संरक्षक और शासक वर्ग निर्मित करने के लिए है, बाकी के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में गणित को अत्यधिक महत्व दिया है, और ये जरूरी नहीं कि हर कोई गणित में पारंगत हो, इसलिए ये भी एक आलोचना है। और 35 वर्षों की लंबी शिक्षा अत्यधिक उबाऊ है, और शिक्षा योजना में व्यक्ति की स्वतंत्र विकास पर बल नहीं दिया गया है। अब तो व्यक्ति को राज्य के हितों के लिए बलिदान किया गया है। लेकिन ये भी इतना सही नहीं है आलोचना। उस समय की अगर परिस्थिति और प्लेटो के संदर्भ को देखा जाए तो देखिए, आदर्श का महत्व हमेशा होता है, और ये ऐसी चीज़ है आदर्श सार्वभौमिक कि इसका महत्व को हर काल में इंगित किया जा सकता है।
अब प्रत्येक व्यक्ति को यदि समाज में उसके स्वभाव व गुणों के अनुसार कार्य प्रदान कर दिए जाएं, तो व्यक्ति सर्वोच्च कार्य संपन्न कर सकता है और इससे समाज की ही भलाई होगी और व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करेगा। अब जैसे ये यूनेस्को का एक मूल वाक्य भी है कि युद्ध मन में पैदा होते हैं, इसलिए युद्ध का निराकरण मन में शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना आज सभी राज्यों का मूल उद्देश्य भी है और आज के वर्तमान राज्य सभी को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। शिक्षा के लिए बहुत राज्य का तो सर्वप्रमुख दायित्व शिक्षा प्रदान करना रह गया है और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का मूल मतलब यही है कि अपने आप का परिष्कार करना। महात्मा गांधी ने भी बोला है कि आपने आत्मा के सर्वतोमुखी विकास करना। तो यही मूल मंतव्य प्लेटो का है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन वाकई में एक आदर्श है, आदर्श का महत्व हमेशा रहता है। और क्योंकि सद्गुण प्लेटो का मूल उद्देश्य था कि इस व्यक्ति को सद्गुणी कैसे बनाया जाए और सद्गुणी व्यक्ति के लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है। और सद्गुण और आज अगर सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो सद्गुणों की ही है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग घरों में रहें, बाहर जाएं अत्यावश्यक कार्य से तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बरती गई और कोरोना ज़्यादा फैल रहा है और प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, आप बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।